दोस्तों आज पेश है हर्ष। ये कौर चित्र है दोस्तों। अमर चित्र कथा। ये इसकी कहानी से दी गई है। शुरू करते हैं दोस्तों। हर हर महादेव। लगभग 94 वर्ष 9400 वर्ष पूर्व उत्तरी भारत में शक्तिशाली राज्य थानेश्वर में प्रभाकर वर्मन राज्य करते थे। उस समय हुण थानेश्वर की जनता बहुत सताया करते थे, अतः राजा अपने वीर पुत्रों को हुणों के को दंड देने के लिए भेजा। घमासान लड़ाई हुई और हुणों को मैदान में छोड़ना पड़ा। राजकुमार की जय हो, राजकुमार हर्ष की जय हो। ठहरो, अंधेरा पड़ रहा है, अब पीछा नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, डेरा डाल लो। और हुणों ने फिर से आक्रमण नहीं किया। अच्छी अच्छी बात है हर्ष। लड़ाई बहुत दिनों से बंद है। मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। ओडेरे से दूर शिकार करते हुए हर्ष किसी घोड़े पर सवार अपनी ओर आते देखा। यह आदमी काफी उतावली में लगता है। राजकुमार हर्ष के पिता सख्त बीमार हैं, उन्हें राजकुमार के राज्य में बुलाया है। मैं उनके पास जाता हूँ, तुम जाकर भाइयों को सूचना दे दो। राजकुमार तुरंत ही थानेश्वर पहुंचा और फिर भी काफी देर हो चुकी थी। अपने आपके पिता महान शासक थे। कुछ दिन बाद राजकुमार राज्य में आप सिंहासन पर बैठिए। आप सिंहासन पर नहीं नहीं, राजा हर्ष को बनना चाहिए। राजकुमार हर्ष ठीक कहते हैं राजकुमार। कदापि नहीं भैया, मुझे बड़े राजा बनना आपका अधिकार है और मेरा कर्तव्य। आप मुझसे बड़े हैं। राजा हर्षवर्धन चिरंजीव रहे। मेरे छोटे भाई अभी छोटे हैं और अनुभवहीन हैं। आप आपको उचित सलाह दें। तुम्हारी इच्छा है तो मैं वसंत उत्सव के बाद उनसे मिलने जाऊंगा। और उसकी बहन राजश्री चिंतित थी कि अपने पिता कन्नौज के राज्य में ग्रह वर्मण को अपनी चिंता बताई। इस बीच मालवा के सभी लोभी राजा देव गुप्त षड्यंत्र रचने में व्यस्त हो गए। अब समय आ गया है जब थानेश्वर के कन्नौज दोनों पर अधिकार जमा सकते हैं। परंतु वे बड़े शक्तिशाली है महाराज, मैं जानता हूँ। परंतु यदि हम ग्रह वर्मन को मार डालें और अनुभवहीन राज्य दोनों राज्य को रक्षा नहीं कर सकेगा, किंतु ग्रह वर्मन की हत्या कैसे करेंगे? मैंने सोच लिया है, हम सीधे साधे किसानों के वेश धरकर वसंतोत्सव को कन्नौज जाएंगे और जनसमूह से मिल जाएंगे। और ग्रह वर्मन उत्सव में मनाने जनता के बीच आएगा, तब हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। और तब दोनों राज्य मेरे हो जाएंगे। फिर तो मैं अत्यंत शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। और क्या महाराज? योजना के अनुसार देववर्मन के सैनिकों ने साधारण वेश में कन्नौज के जनसमूह से जा मिले। जब राजा ग्रहवर्मन मंदिर में प्रवेश करने लगे, काल आ गया ग्रहवर्मन। हा 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 हा। और ग्रहवर्मन की हत्या कर देवगुप्त बलपूर्वक राजश्री का अपहरण कर ले गया। बचाओ। और देवगुप्त को यह दुष्टता की सूचना राजवर्धन को मिली। महाराज, मालवा के राजा गुप्तदेव ने आपकी बहन को हर लिया है। देवगुप्त, आप अपनी मृत्यु को बुलाई है। महाराज, मुझे मालवा पर चढ़ाई करने की आज्ञा दीजिए। नहीं हर्ष, मैं बड़ा भाई हूँ और राजा पर चढ़ाई करने का काम मेरा है। तूने कायरता का आचरण किया है उधर मालवा में। तुम कुछ भी कहो, सिर दी कन्नौज और थानेश्वर दोनों का शासक बनूंगा। इसे बंदी गृह में डाल दो। इसे राजा का सम्मान करना सीखना होगा। बंदी गृह का दृश्य देखकर रात्रि कांप उठी। दूसरे बंदियों
के करुण पुकारें उसके हृदय में बेध रही थी। हे भगवान! और राजश्री यो मानसिक पीड़ा झेल न सकी और देवर मन आनंद मना रहा था। इस बीच देवगुप्त का संदेश मिला। राजा वर्धन आक्रमण की तैयारी कर रहा है महाराज। मुझे इसी की प्रतीक्षा थी। जाओ गंड गोड गोड नरेश संसक संसाक को लिवा लाओ। मुझे उससे सलाह लेनी है। और फिर से देवगुप्त और संसाक के बीच गुप्त वार्ता होने लगी। आप मेरी सहायता करें, थानेश्वर और कन्नौज आदि आदि आपको दे दूंगा। स्वीकार है। मुझे क्या करना होगा? आप जाकर राजा वर्धन पर अविश्वास प्राप्त कीजिए और मेरे विरुद्ध लड़ाई में उसके साथ साथ जाइए। यदि युद्ध छिड़ जाने पर आप राज्य वर्धन पे पीछे से आक्रमण करें और उनके मर जाने के बाद विजय हमारी होगी। आपकी योजना श्रेष्ठ है, निश्चित ही विजय हमारी होगी। अतः शासक ने मन में दुर्भावना रख कर राज्यवर्मन के साथ मालदा की ओर कूच कर गया। महाराज संसाक, मैं इस सहायता के लिए आपका आभारी हूँ। मैं आपको अपनी विश्वसनीय मित्र समझूंगा। युद्ध के मैदान में मेरे अंग रक्षक मेरी रक्षा करेंगे और युद्ध के कारण देवगुप्त बंदी और व्यवस्था भंग हो गई। प्रत्येक सैनिक युद्ध में जाना होगा। बंदी गृह में पहरे पर केवल एक सैनिक रखो। और बंदी गृह का पहरेदार भला व्यक्ति था। और इस गुप्त मार्ग से आप वन में पहुंच जाएंगी। तुम धन्यवाद। तुम सचमुच महान हो। तुम सावधान रहना। राज श्रीदेव गुप्त के बंदी गृह से निकलकर भागी और देव गुप्त के सैनिक जंगल पर पहरा देते थे ताकि सौभाग्य से राज्य श्री को उन्हें नहीं देखा। और राजा श्री जंगल में निर्वध पहुंच गई। उधर राज्य वर्धन वीरता से लड़ रहा था। संसाक राजवर्धन का अंगरक्षकों को घेरा होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहा था। अतः राज्यवर्धन देवगुप्त को मार कर विजय प्राप्त कर ली। महाराजा राज्यवर्धन की जय हो। और देवगुप्त की मृत्यु पर संसाक आश्चर्यों भर पानी फिर गया। देवगुप्त की मृत्यु से मेरे सारे सपने बिखर गए। मैं किसी तरह राज्यवर्धन को मार डालूं तो उसका राज्य कमजोर हो जाएगा। मैं सहज ही उसे कब्जा कर लूंगा। अब हमें आगे की योजना बनानी चाहिए। आज रात रात मेरे डेरे पर पधारिए। अवश्य आऊंगा। और रात को शासक के तब्बू पर मुझे निकल भागना चाहिए। अब मुझे तुरंत निकल भागना चाहिए। और शेखरवन ने राज के दरबार में महाराज संसाक छल से महाराज राज्यवर्धन की हत्या कर दी है। संसाक को इसका दंड भोगना होगा। महारानी राज्य श्री बंदी गृह से मुक्त हो गई है, परंतु यह कोई नहीं जानता वह कहाँ है। उन्हें खोजने के लिए सब दिशाओं में दूत भेजो। और हर्षवर्धन की विशाल सेना लेकर संसाक को दंड देने के लिए कूच कर गया। और संसाक ने सोच तक नहीं था कि अनुभवहीन हर्ष ऐसी विशाल सेना संगठित कर लेंगे और एक दिन वह कुत्ते की मौत मारा जाएगा। परंतु अभी उसे अपनी बहन राजश्री को खोजना। महाराज कायर संसाक जंगल की ओर भाग लिया है। एक दूत महारानी राजश्री का समाचार लाया है। तुरंत उसे यहाँ भेजो। महाराज कुछ लोगों ने राजश्री को से मिलती जुलती स्त्री को पर्वतों की ओर जाते देखा है। चलो हम भी उसे खोजे। संभवतः मेरी बहन ही हो। और उन लोगों ने यह भी बताया है कि वह स्त्री बहुत परेशान दिखाई देती थी। भगवान करे मेरी बहन सुकुशल हो। और उधर राजश्री अपनी दशा पर आंसू बहा रही थी। मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। अब मैं जी कर क्या करूंगी। हर्ष ठहरो ठहरो बहन ठहरो। तुम्हारे दुख के दिन बीत गए मेरी बहन। यह ठीक है तथा विभिन्न राज्यों आपसी लड़ाई के कारण जनता तो दुख पाती ही रहती है। मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि इस दुख की जड़ को उखाड़ फेंकूंगा।
और उत्तरी भारत की स्थायी शांति स्थापित करने के लिए हर्ष कुछ ही समय में छोटे मोटे विभिन्न राज्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। अब सब राज्य एक ही शासक के अधीन होंगे, अतः उनके बीच युद्ध नहीं हुआ करेंगे। गरीब किसान शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। दक्षिणी भारत का राजा पुलकिशन हर्ष की इस शांति योजना को नहीं जानता था। वह हर्ष की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हो उठा। महाराज पुलकिशन काठी काठियावाड़ तक के सब राज्यों पर हर्ष ने जीत लिया है। अभी हम पर चढ़ाई कर सकता है। वह करे इससे पहले हमें उस पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। और हर्ष काठियावाड़ विजय कर के लौट रहे थे कि उनके सैनिक थके हुए थे। वे जल्द अपने घर पहुंचना चाहते थे। ऐसे में पुलकिशन ने हर्ष पर धावा बोल दिया। कई दिनों तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों में बहुत हानि हुई। हर्ष थकी हारी सेना पीछे हटना पड़ा। हर्ष बहुत दुखी हुआ। इन इन इतने व्यक्ति व्यर्थ में जान गंवाई। और कुछ काल बाद थानेश्वर में महाराज हर्ष, हमें पुलकिशन पर आक्रमण करना चाहिए। हमारी तैयारी पूरी है और उन्हें हमें उसे हरा देंगे। रक्तपात बहुत हो चुका, अब और युद्ध नहीं होंगे। मैं अपनी शक्ति का उपयोग दानहीन दुर्बलों की रक्षा के लिए करूंगा। महाराज हर्ष आप धन्य हैं। महाराज हर्ष चिरंजीवी रहे और अपना व्रत पूरा करने के लिए हर दिन दान दिन को दिन से सहायता करने लगे और निर्धनों का मुफ्त उपचार के लिए उन्हें चिकित्सा युक्त कराते। वे विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए सहायता करते। और इतने शासन काल में चीन तक व्यापारी भारत आते थे। जनता समृद्ध हो रही थी। विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर सुख शांति से रहते थे। उस काल में प्रसिद्ध चीनी दूतावास हेंगसांग भारत आया। महाराज एक बौद्ध भिक्षुक आपसे भेंट करना चाहते हैं, उन्हें लिए और लाइए। आपका स्वागत है हेंगसांग, मेरी इच्छा से आपसे मिलने की। महाराज यह मेरा अहोभाग्य है। मैं बौद्ध धर्म और ज्ञान प्राप्त करना करके यहाँ आया हूँ। हेंगसांग कई वर्षों तक भारत रहा। मुझे आशा है आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और हेंगसांग जब तक भारत आया हुआ था, विभिन्न धर्मों की चर्चा से हर्ष ने ऐसा सम्मेलन किया करने का निश्चित किया। मंत्री जी, धर्मों के विद्वानों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रण कीजिए। हिंदू, जैन, बौद्ध आदि धर्मों के अनेक विद्वान सम्मिलित हुए। सम्मेलन कई दिनों तक चला। हेंगसांग सभी ने भी उसमें भाग लिया। आचार्य हेंगसांग जैसे आप जैसा महान विद्वान मुझसे दूसरा नहीं मिला। कुछ स्वार्थी विद्वानों को यह बात रुचि नहीं आई। राजा एक विदेशी की इतनी प्रशंसा करे। यदि महाराज हेंगसांग को प्रभावित हो गए हैं, जिस बहुमूल्य पुरस्कार से हम आशा लगाए बैठे थे हमें नहीं मिलेगा, वह हमें और हानि पहुंचाए, इससे पहले उसका अंत कर दिया जाए। परंतु इस षड्यंत्र की सूचना तुरंत हर्ष को मिल गई। मेरी इस चेतावनी की घोषणा करवा दी जाए। जो आचार्य हेंगसांग को हानि पहुंचाने को प्रयत्न करेगा उसे दंड का भागी होगा। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। दीनहीनों की रक्षा की जाएगी। जो भी हिंसा को बढ़ावा देगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस कड़ी चेतावनी के कारण हिंगसांग को हानि पहुंचाने वाले किसी की हिम्मत नहीं हुई। सम्मेलन पूरा हुआ। विद्वानों को भेंट दक्षिणा देनी है। सब व्यवस्था होकर दी गई है महाराज। और अगले दिन हर्ष विभिन्न धर्मों के पंडितों को विद्वानों को भेंट देने लगे। कृपया यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। भगवान सदैव आप पर कृपा बनाए रखे हर्ष। फिर दीनहीनों की बारी आई। फिर दीनहीनों की वस्तुओं सिर दी चूक गई, लेकिन लेने वालों बहुत बचे थे। राजकोष में बची सारी संपत्ति ली आइए। तो क्या महाराज, कोष की सारी संपत्ति भी चूक गई, फिर भी कुछ लोग बचे रहे। ये मेरे आभूषण ले लो। मेरी जनता यदि अभावों में है तो ये मेरे किस काम के।
अंत में सिर्फ एक आखिरी व्यक्ति शेष रह गया। मुझे खेद है कि मेरे पास तन पे कपड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इन्हें स्वीकार करो। बहन राजश्री, क्या आप मुझे तन पर ढकने के लिए कुछ देंगी? कृपया मैं अपने कपड़े दान कर सकूं। क्यों नहीं भैया। इस प्रकार हर्ष ने 5वें वर्ष अपनी सारी संपत्ति विद्वानों पंडितों को दिनहीनों में बांट दी। महाराज हर्ष चिरंजीवी रहे, लीजिए ये कपड़े स्वीकार कीजिए। महाराज हर्ष चिरंजीवी रहे और बौद्ध धर्म के अध्ययन को पूरा करने के लिए आंग सिंह चीन लौट गया और भारत संबंधी उसे स्मरणों में हमारे प्राचीन गौरव के साथ संसार में प्रसिद्धि पाई। अनेक राज्यों ने इस संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। मैंने कई देशों में भ्रमण किया किंतु भारत जैसा देश नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और इसकी महानता का मूल उसकी जनता तथा हर्ष जैसा उसके शासक। समाप्त दोस्त।